पहले यहाँ पे हमें पढ़ना है बाटहीन धारा। कौन सी धारा? बाटहीन धारा। माने जैसे धारा में कोई बाट ना हो। बाट का मतलब है शक्ति की इकाई। क्या होती है? बाट होती है। फिर बाट को कहीं से लगा जाए, बोले हम तो मैं देख लें बाट लगा दें, होता ना ले लेते। ये बाटहीन धारा है, माने धारा से रिलेटेड है। और ये जो आपका शक्ति होती है, शक्ति में यदि आप देखें शक्ति का मात्रा क्या होता है? बाट होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें बाटहीन धारा, बाटहीन धारा को देखने के लिए हमें एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, PAV बराबर, ये हम कल व्यंजक इसको हम कल सॉल्व करेंगे। PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू, यह आपका कॉच रहेगा और कॉच के साथ साथ आपका हो जाएगा थीटा हो जाएगा या कॉस फाई हो जाएगा, जो भी अपन कोण लेंगे। तो यहाँ पे हो गया अपना PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई ले दो, कॉस फाई को लेके चलते हैं कॉस फाई, ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यदि फाई, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जो अपना फाई दिया गया है, फाई का मान यदि हम कितना रख दें? 90 रख दें। तो 90 रखेंगे तो PAV बराबर VRMS इंटू RMS इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है अपना 0। कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये सब हो जाएगा 0, यानी ये भी आपका हो गया 0। तो PAV बराबर क्या निकल आया? 0 निकल आया। माने हमें इस फॉर्मूले की बाटहीन धारा में आवश्यकता पड़ेगी। PAV बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। फाई बराबर हमने रखा 90 डिग्री, 90 डिग्री का आपका कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो मान रख देंगे तो PAV बराबर क्या निकल आएगा हमारा? 0। अब हम देखते हैं बाटहीन धारा की परिभाषा। अब हमें समझ में आएगी बाटहीन धारा होती क्या है। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ समझ रहे हैं आप? हाँ, परिपथ जो रहेगा उसमें कौन सी धारा प्रवाहित की जाएगी? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाएगी। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व, केवल शुद्ध प्रेरकत्व, प्रेरकत्व माने L, संधारित्र पढ़े वही तो है, केवल L वाला देखा था। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या केवल शुद्ध धारिता, संधारित्र पढ़ा था, C लगाया था, तो या तो केवल शुद्ध प्रेरकत्व L या फिर केवल शुद्ध धारिता यानी संधारित्र क्या लगा हो? C लगा हो, तथा परिपथ का जो प्रतिरोध हो, परिपथ में प्रतिरोध का यानी R का यदि मान देखें तो प्रतिरोध का मान कैसा हो? 0 हो। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता C लगा हो और उस परिपथ में जो प्रतिरोध हो, प्रतिरोध का मान क्या हो? 0 हो, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है। जो परिपथ रहेगा उस परिपथ में धारा तो प्रवाहित रहेगी, लेकिन परिपथ में ऊर्जा जो होगी उस ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कंडीशन पहले लग गई है। माने या तो शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो L या फिर शुद्ध धारिता लगी हो C, और जो परिपथ है, परिपथ का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? 0। तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है, लेकिन जो परिपथ होता है उसमें ऊर्जा का क्षय यदि बिल्कुल ना हुआ हो, ऊर्जा का क्षय ना हुआ हो, तो ऐसी धारा को ही हम बाटहीन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाटहीन धारा। तो बाटहीन धारा में हमने क्या देखा? जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता लगी हो और उस परिपथ का जो प्रतिरोध हो, प्रतिरोध का मान 0 हो, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है। और यदि ऊर्जा का क्षय नगण्य हो या ऊर्जा का क्षय ना हो, तो परिपथ में बहने वाली जो धारा होती है उस धारा को ही आप क्या कहते हैं? बाटहीन धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? बाटहीन धारा कहते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा असंभव है कि ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो व्यवहार वास्तविक रूप से यदि देखें तो वास्तविक रूप से ऐसा असंभव है। माने कि बाटहीन धारा हो, ऐसा कैसा हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, क्योंकि परिपथ में ओमीय प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता। मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपका परिपथ है, ओमीय प्रतिरोध माने प्रतिरोध,
ये तो ओम वैज्ञानिक का नाम लग गया, क्योंकि प्रतिरोध के बारे में उन्हीं ने बताया था। आर लगाते हैं समानुपाती का चिन्ह हटा के। तो किसी भी परिपथ में ओमीय प्रतिरोध का मान शून्य नहीं हो सकता। और परिभाषा में हम क्या कह रहे हैं कि धारा तो प्रवाहित हो लेकिन प्रतिरोध का मान शून्य हो। तो व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जो ओमीय परिपथ, ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध का मान परिपथ में शून्य नहीं हो सकता। इन परिपथों में यदि कलांतर को देखा जाए, कलांतर यानी फाई, इसी कारण अभी हम थीटा की जगह किसका उपयोग कर रहे थे? फाई का। इन परिपथों में कलांतर यानी फाई का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। और औसत व्यय शक्ति जो आपकी होती है, औसत व्यय शक्ति मान ये है, PAV बराबर निकाला था अभी, PAV बराबर क्या निकला था? शून्य। तो औसत व्यय शक्ति कहते हैं इसे। औसत व्यय शक्ति का मान कैसा हो? शून्य होता है। माने यदि कलांतर परिपथ में कलांतर का जो मान हो वो 90 डिग्री हो, तो जो अपनी औसत व्यय शक्ति का जो मान होता है यानी PAV बराबर होता है, ये अपन अभी निकाल चुके हैं, कितना होता है? शून्य होता है। तो ये अपना हो जाएगा वाटहीन धारा का ये पोर्शन हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ द्वारा, इसका देखेंगे स्पष्टीकरण। तो वाटहीन धारा को देखने के लिए सबसे पहले जब हम ग्राफ बनाते हैं तो अपनी सिचुएशन ये रहती है, नीचे हम किसके साथ ग्राफ खींचते हैं? T यानी समय के साथ ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पे आज हमारा P भी रहेगा, I भी रहेगा और V भी रहेगा। P यानी क्या हो जाएगी? शक्ति, I यानी क्या हो जाएगी? धारा, और V यानी क्या हो जाएगा? वोल्टेज। इन तीनों को हमें समय के साथ क्या करना है? ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले जो शक्ति हमारी रहेगी, शक्ति को हम यहाँ पे बनाएंगे। ये आपकी हो जाएगी शक्ति। ये किसको शो कर रही है? P को शो कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? P को प्रदर्शित कर रही है। इसके पश्चात हमें देखना है अगला जो आपका रहेगा वोल्टेज। तो ये जो आपका होता है, ये आपका रेड वाली जो लाइन है ये हमारी V यानी किसको शो करती है? वोल्टेज को शो करती है। इसका चित्र कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ये आपका किसको प्रदर्शित कर रही है? वोल्टेज को प्रदर्शित कर रही है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन एक ही बिंदु से गुजरनी चाहिए। थोड़ी इधर हो गई, माने ये अभी चित्र गलत बना है। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि अभी आप काफ़ी में बनाएंगे तो आपको समय याद रखना है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इसी वाली लाइन से होकर के गुजरेगी, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल इस वाली लाइन से होकर गुजरेगी। माने एक ही उसका सेंटर होना चाहिए, अदरवाइज ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा ग्राफ। इसके पश्चात अभी अपना क्या बचा हुआ है? आई यानी क्या बची हुई है? धारा। धारा को बनाएंगे हम डॉटेड लाइन से, और डॉटेड लाइन की जगह यहाँ पे अपन एक कलर चेंज के लेते हैं। तो यहाँ पे ये अपना हो जाएगा धारा। ये हमारी जो गुलाबी कलर की जो लाइन है, ये हमारी किसको शो कर रही है? धारा को। तो ध्यान दें, जो धारा आप बनाएंगे, धारा कैसी होनी चाहिए? हमारी डॉटेड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डॉटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ये जो लाइन बनाएंगे, ये कैसी बनाएंगे? डॉटेड लाइन बनाएंगे। हो गई डॉटेड। ये तो हो गया अपना ग्राफ। इसके पश्चात ग्राफ से स्पष्ट है कि एक चौथाई वक्र में संधारित्र जो आपका होता है, केवल ये वाली लाइन यहाँ पे और ये वाली लाइन यहाँ पे, बाकी ग्राफ अपना बिल्कुल क्लियर बना हुआ है। तो ग्राफ जो अपना होता है, ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जो ग्राफ का जो एक चौथाई वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पर, इसमें एक चौथाई वक्र में संधारित्र आवेशन में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ऊर्जा केवल उस स्थितिज ऊर्जा, माने जो संधारित्र से जो ऊर्जा को लेता है, वो जो ऊर्जा होती है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से ऊर्जा को लेकर के उसे विद्युत परिपथ में ऊर्जा में संचित कर लेता है। माने ऊर्जा ली, उस ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है? संचित कर लिया जाता है। स्थितिज ऊर्जा में संचित जो होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती ऊर्जा माने विद्युत ऊर्जा ले ली। अब उसी ऊर्जा को क्या कर लिया गया कि जो संधारित्र था, संधारित्र आवेशन में प्रत्यावर्ती धारा को लिया और ऊर्जा को उसने लेकर के उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या कर लिया? संचित कर लिया। माने अपने अंदर एब्जॉर्बेशन एकत्रित कर लिया। अब एकत्रित करने के बाद अगले चौथाई वक्र में, माने एक चौथाई वक्र में ये हो गया, फिर आगे का चौथाई वक्र रहेगा। तो जो अगला जो चौथाई वक्र होता है, उस चौथाई वक्र में यदि देखा जाए तो जो संधारित्र जब निवेशित होता है, जब संधारित्र निवेशित, ये तो अभी एक चौथाई में आवेशित था,
अब अगले चौथे वक्त में जो संधारित रहेगा वो निवेशित होगा, और जब निवेशित होगा तो जो ऊर्जा उसमें संचित थी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसी स्थितिज ऊर्जा का उपयोग फिर से कर लिया जाता है विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो धारा लगातार प्राप्त हो गई, एक बार तो आवेशन में तो आ ही रही थी, और निरावेशन में कहाँ से उपयोग कर ली गई ऊर्जा, जो उसमें संधारित्र में जो संचित थी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसी ऊर्जा को क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है, संचित ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार संधारित्र स्रोत से कोई ऊर्जा नहीं लेता, इसलिए ऊर्जा व्यय शक्ति का जो मान होता है वो आपका कैसा होता है, कम होता है। माने जितनी ऊर्जा ली थी वो ऊर्जा उसको निरावेशन में वापस कर दी, तो ऊर्जा तो कोई उसने ली नहीं, तो हम कह सकते हैं कि औसत व्यय शक्ति का जो मान होता है यानी PAV बराबर होता है, वो कम होता है या फिर शून्य होता है। शून्य निकला था अपना, तो कम होता है, नगण्य होता है, या फिर कैसा होता है, शून्य होता है। अब यदि हम यहाँ पे देखें कि जो बाठीन धारा होती है, बाठीन धारा का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो बाठीन धारा का जो उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, धारा के नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नियंत्रण के लिए यदि हम देखें तो नियंत्रण के लिए एक तो हम L का उपयोग करते हैं, शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता यानी संधारित्र C, इनका उपयोग किया जाता है। यदि हमें धारा का क्या करना हो, नियंत्रण करना हो, तो धारा के नियंत्रण के लिए प्रेरकत्व अथवा धारिता का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इसके लिए ट्यूबलाइट आप देखें, ट्यूबलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। वो इसीलिए किया जा रहा है, धारा का क्या करना उसमें नियंत्रण, माने ऐसा ना हो कि अचानक लाइट तेज आ जाए और जो अपनी चौक लगी है वो ट्यूबलाइट जो लगी है वो निपट जाए। तो उसको धारा को नियंत्रित करने के लिए शुद्ध प्रेरकत्व कुंडली L या संधारित्र C यानी चौक कुंडली का उसके साथ क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और पंखों में भी यदि पंखों में किया जाता है किसका उपयोग, C का, संधारित्र का। और जो चौक कुंडली होती है, चौक कुंडली में उपयोग किसका किया जाता है, L यानी प्रेरकत्व कुंडली का। संधारित्र में जो अपन कहते हैं कैपेसिटर जो लगा होता है उसको हम C से डोनेट यहाँ पे शो करेंगे। साथ में यदि आप देखें C से यहाँ पे शो करेंगे, और जो अपना L होता है चौक कुंडली के साथ, जो ट्यूबलाइट के साथ जो चौक कुंडली लगाई जाती है, उस चौक कुंडली का मतलब क्या होता है, आपका प्रेरकत्व कुंडली L होता है। तो माने ट्यूबलाइट में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए प्रेरकत्व कुंडली का उपयोग किया जाता है, और पंखों में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संधारित्र C यानी धारिता का उपयोग किया जाता है। अब बाठीन धारा किस दशा में होगी, बाठीन धारा कब होगी, जब फाई बराबर 90 डिग्री, तभी तो होगी। अभी तो अपन निकाल चुके हैं। तो जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता, भाषा में भी तो कह रहे थे कि जब परिपथ प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता का ये उपयोग किया गया, तो बाठीन धारा कब होगी, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L या फिर शुद्ध धारिता C हो, अर्थात परिपथ में प्रेरित धारा और विभवांतर जो हो, तो प्रेरित धारा और विभवांतर के मध्य कलांतर का मान 90 डिग्री हो, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। और cos 90 का मान 0 होगा तो VRMS IRMS का मान भी 0 हो जाएगा, यानी PAV बराबर क्या निकल आएगा, 0। तो बाठीन धारा हो जाएगी कब, जब परिपथ में जो विभवांतर है, विभवांतर और प्रेरित धारा के मध्य कलांतर 90 डिग्री का हो, तो परिपथ में बहने वाली धारा बाठीन धारा होगी। इसके बाद बाठीन धारा का उपयोग चौक कुंडली में बहने वाली जो धारा होती है वो बाठीन धारा इसलिए होती है क्योंकि कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होता है, और विद्युत वाहक बल के साथ साथ यदि हम देखें तो जो वोल्टेज होता है, तो विद्युत वाहक बल और वोल्टेज को यदि हम देखें, धारा के मध्य यदि कलांतर होता है तो कलांतर का मान कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री कलांतर होने के कारण औसत व्यय शक्ति का मान कैसा होता है, शून्य होता है। और औसत व्यय शक्ति का मान शून्य होने के कारण ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता है। ऊर्जा का अपव्यय न होने के कारण ही धारा को क्या कहा जाता है, बाठहीन धारा कहा जाता है। माना बात केवल एक ही बताई जाती है, प्रेरित धारा विभवांतर के मध्य कलांतर 90 डिग्री याद रखना है, और PAV बराबर आपका आ गया 0, cos 90 का मान रख देंगे अपन तो वहाँ पर धारा का मान, औसत व्यय शक्ति का मान कैसा हो जाएगा, 0। PAV को हम औसत व्यय शक्ति कहते हैं, उसका मान निकल आएगा 0। तो जो धारा होगी वही हमारी कौन सी हो जाएगी, बाठहीन धारा हो जाएगी।